नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुणा नारोलिया, शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का पाठ ग्रामश्री पढ़ेंगे, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो आइए अब हम ग्रामश्री पाठ का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इस पाठ के अंतर्गत हम सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जिले के कोसानी में 20 मई 1900 को हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों पश्चात ही इनकी मां का देहांत हो गया, अतः इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म स्थान कोसानी इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ प्रकृति से प्रेम होना स्वाभाविक था। इसलिए इनकी रचनाओं में भी झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर गुंजन, उषा किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी ओढ़े, गगन से उतरती संध्या, ये सब सहज रूप से इनके काव्य के उपादान बन गए हैं। इनकी इन्हीं सब काव्य विशेषताओं के कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। निसर्ग के उपादानों का प्रतीक व बिंब के रूप में उनका प्रयोग इनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। इनका व्यक्तित्व भी आकर्षण का केंद्र बिंदु था और गौरवर्ण, सुंदर सौम्य मुखाकृति, लंबे घुंघराले बाल, सुगठित शारीरिक सौष्ठव इनको सबसे अलग बनाता था। आइए अब इनकी कुछ रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। लोकायतन, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, युगवाणी, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, शिल्पी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें कविताएं, पद्य नाटक और निबंध शामिल हैं। उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में संग्रहित हैं। आइए बच्चों, अब हम पंत जी की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के महान कवियों में से एक थे। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया। इनका काम अधिकांशतः प्रकृति पर आधारित था। हम पुनः पढ़ेंगे। इनका काव्य अधिकांशतः प्रकृति पर आधारित था, इसलिए इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। पंत जी का प्रमुख काव्य आधुनिक साहित्य चेतना का प्रतीक है, जिसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता, भौतिकता, आध्यात्मिकता सभी का समावेश किया गया है। इनकी भाषा शैली किस प्रकार की थी, आइए ये जान लेते हैं। प्रकृति प्रेमी कवि पंत जी की भाषा खड़ी बोली है, जिसमें मधुरता तथा सरलता है। उनके काव्य में संस्कृत शब्दों की प्रधानता होती है। अपनी रचना में उन्होंने अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया है, जिससे भाषा सौंदर्य अधिक बढ़ गया है। साहित्य में स्थान, पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। इनके प्रकृति एवं मानवीय भावों के चित्रण में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। साहित्य जगत में पंत जी का स्थान अविस्मरणीय है। आइए बच्चों, अब हम कविता का केंद्रीय भाव देख लेते हैं। ग्रामश्री नामक कविता में पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें खेतों की लहलाती फसलें, फल फूलों से लदी डालियां, बाग बगीचों में नाना प्रकार के सुंदर फूल, उन पर मंडराती तितलियां, यमुना तट की रंगीन रेती, पानी में क्रीड़ा करते पक्षियों आदि का ऐसा सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है कि इनका बिंब हमारी आंखों के सामने साकार हो उठता है। आइए बच्चों, अब हम ग्रामश्री कविता का भावार्थ समझ लेते हैं। जो आपको पंक्तियां पटल पर दिखाई दे रही हैं,
सबसे पहले हम उनका भावार्थ समझेंगे। पहले मैं पंक्तियों को पढ़ देती हूँ। फैली खेतों में दूर तक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इन पंक्तियों के संदर्भ में हम बच्चों लिखेंगे। पाठ का नाम ग्रामश्री, कवि सुमित्रानंदन पंत। प्रसंग के अंतर्गत हम लिखेंगे गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आइए अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझ लेते हैं। ग्रामश्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पंत जी ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गांव में दूर दूर तक मखमल की जगह मखमल की तरह मुलायम हरियाली फैली है। इस पर पड़ने वाली सूरज की किरणों को देखकर लगता है कि चांदी की जाली बिछी हुई है। हरे तिनकों पर हिलती ओस की बूंदें देखकर लगता है कि उनमें हरा रक्त बह रहा है। हरी भरी धरती पर फैला नीला आसमान मानो धरती को बाहों में भरने के लिए झुका हुआ है। अगली पंक्तियों की ओर हम बढ़ेंगे बच्चों। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां है शोभाशाली, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा के झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। इसके संदर्भ में बच्चों हम लिखेंगे। पाठ का नाम ग्रामश्री, कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। प्रसंग के अंतर्गत हम लिखेंगे गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों का भावार्थ समझ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गांव के इस सौंदर्य को देखकर लगता है कि धरती खुशी एवं रोमांच से भर गई है। उसके रोमांच को प्रदर्शित करने के लिए जौ और गेहूं के पौधे में बालियां निकल आई हैं। अरहर और सनई के पौधों पर लगी फलियां करधनी में लगे घुंघरुओं की तरह सुशोभित हो रही हैं। चारों ओर सरसों के फूल हैं जिनसे तेल की गंध फैल रही है। इसी समय हरी भरी धरती से अलसी की नीलम सी कली और नीले नीले फूल निकलने लगे हैं। देखा बच्चों आपने, इसमें प्रकृति के सौंदर्य का कवि ने कितना मनोहारी चित्रण किया है। हर पंक्ति में प्राकृतिक दृश्य आंखों के समक्ष नजर आ रहा है। आइए अब हम इन अगली पंक्तियों को देखते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां, मटर खड़ी मखमली पेटियों सी लटकी, झिमियां छिपाए बीच खड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं, फूल स्वयं उड़ उड़ वृत्तों पर। उक्त पंक्तियों में संदर्भ इस प्रकार से लिखा जाएगा। पाठ का नाम ग्रामश्री और कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रसंग के अंतर्गत इसमें भी हम वही लिखेंगे कि गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बच्चों अब हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि खेतों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, वहीं बगल के खेत में बैंगनी सफेद फूलों वाली मटर को देखकर लगता है कि जैसे मटर सखियां साथ साथ खेल रही हो। देखा बच्चों, कवि ने कितना सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कह रहे हैं कि वहीं बगल के खेत में बैंगनी सफेद फूलों वाली मटर को देखकर ऐसा लग रहा है कि मटर की सखियां आसपास साथ साथ आपस में हंस रही हों। मटर में फलियों को देखकर लगता है कि वह मखमली पेटियों में किसी रत्न को छिपाए हुए है, अपने अंदर रत्नों को बंद किए हुए है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं जिन पर रंग बिरंगी तितलियां
उड़ रही हैं। उनको भी देखकर लगता है मानो फूल ही उड़ उड़कर वृत्तों पर जा रहे हों। अगली पंक्तियां इस प्रकार से हैं बच्चों। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आलू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। इसके संदर्भ में बच्चों हम सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे। आप इसमें पुस्तक का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि पुस्तक आपकी क्षितिज भाग 1, पाठ का नाम ग्रामश्री और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। प्रसंग के अंतर्गत गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इन पद्यांशों में किया गया है। हम प्रसंग में भी ये लिख सकते हैं। भावार्थ में बच्चों हम लिखेंगे गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि ऐसे मौसम में आम की डालियों पर सोने चांदी के रंग की मंजरियां आ गई हैं। किस रंग की मंजरियां आ गई हैं? सोने और चांदी के रंग की मंजरियां आ गई है। आपको मालूम है सोने का रंग सुनहरा होता है। एक और आम में बोर आ रहे हैं तो दूसरी ओर ढाक और पीपल के पत्ते गिरने शुरू हो रहे हैं। आपने आम में बोर आते तो देखा होगा बच्चों, जो बसंत ऋतु में आते हैं, जिसके पश्चात आम आने लगते हैं पेड़ में। कोयल भी मदमस्त होकर उड़ती फिर रही है, फूल आने से कटहल महक उठा है। क्या महक उठा है? कटहल महक उठा है। और जामुन के फूल अभी अध खिले हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं। जंगल में झरबेरियां लद गई हैं, अर्थात बेरों के पेड़ फल से लद गए हैं। आड़ू के पेड़ पर फूल आ गए हैं। एक और जहां नींबू अनार आदि फूलों से लद गए हैं, वहीं दूसरी ओर खेतों में आलू गोभी बैंगन मूली आदि सभी प्रकार की सब्जियां तैयार हो गई हैं। आइए बच्चों अब हम अगली पंक्तियों की ओर पढ़ते हैं। अगली पंक्तियों में है पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की दाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बच्चों इसमें भी आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ के अंतर्गत पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम, तीनों का नाम आप लिख सकते हैं। मेरे द्वारा आपको बता ही जा चुका है कि आपका पाठ है ग्रामश्री और कवि इसके हैं सुमित्रानंदन पंत। प्रसंग में हम गांव के प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन के बारे में लिख सकते हैं। वैसे प्रसंग में हमें पद्यांश का मुख्य भाव जो होता है वह लिखना रहता है। तो आइए अब हम निम्न पंक्तियों का भाव समझ लेते हैं। कवि कहते हैं कि अमरूद पककर पीले और मीठे हो गए हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, और जब अमरूद पककर पीला हो जाता है उन पर लाल लाल धब्बे अर्थात चित्तियां पड़ जाती हैं। तो कवि कहते हैं कि अमरूद पककर पीले और मीठे हो गए हैं, उन पर लाल लाल धब्बे अर्थात चित्तियां पड़ गई हैं। बेर पककर सुनहरे और मीठे हो गए हैं। पता है बेर जब कच्चे होते हैं तब हरे रंग के होते हैं, फिर जब वो पक जाते हैं तो वह सुनहरे और मीठे हो जाते हैं। आंवले की डालियों पर छोटे छोटे फल जड़े हुए हैं। खेतों में हरी भरी पालक लहरा रही है। धनिया अपनी महक बिखेरने लगा है। महक जब बिखरती है तो चारों ओर धनिये की खुशबू फैल जाती है। पूरा वातावरण महकने लगता है और सुगंध युक्त बन जाता है। लौकी और सेम की लताएं फलकर फैल गई हैं। टमाटरों का लाल रंग मखमल जैसा लग रहा है। टमाटर हरे से पककर लाल हो गए हैं और कैसे मखमली रंग के हो गए हैं, कैसे लग रहे हैं
जैसे मखमल का रंग लाल मखमल का रंग होता है, वैसे ही टमाटर लग रहे हैं। मिर्च के पेड़ पर लगे मिर्चों के गुच्छे बड़ी सी हरी थैली जैसे दिख रहे हैं। जिस प्रकार मिर्चों की बड़ी हरी थैली होती है, उसी प्रकार उसके गुच्छे लग रहे हैं। आइए अब हम अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। बच्चों, इसके प्रसंग में भी हम पाठ का नाम ग्रामश्री, कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत लिखेंगे और प्रसंग में बच्चों हम लिखेंगे गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उक्त पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से है बच्चों। कवि कहते हैं कि गंगा की सतरंगी रेत पर बनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे सांपों के आने जाने से बनी हो। आपने कभी बालू रेत को देखा होगा या राजस्थान में रेत को देखा होगा, वहां पे रेत में कैसे जैसे सांप निकल के गया हो वैसे धारियां बन जाती है। तो कवि उसी दृश्य को अपने आंखों में समाये हुए है और कह रहा है कि गंगा की सतरंगी रेत पर बनी टेढ़ी मेढ़ी। उन्होंने यहाँ गंगा की सतरंगी रेत का वर्णन किया है। वहां टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे वह सांपों के आने जाने से रास्ता बन गया हो। नदी के किनारे पर तरबूजों की खेती तथा सरपत से बनाई झोपड़ियां सुंदर लग रही हैं। इन्हें तरबूजों की रखवाली के लिए बनाया गया है। पानी में खड़े बगुले अपने सिर पर खुजला रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि वे अपने बालों में कंघी कर रहे हों। बहते पानी में सुरखाब अर्थात चक्रवात तैर रहे हैं, अर्थात रेतीले किनारे पर मगरोठी नामक पक्षी सोया हुआ है। तो ये इन पंक्तियों का भावार्थ था। आइए अब हम आगे कविता की ओर बढ़ते हैं। कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक सपनों में से खोए। मरकट डब्बे से खुला ग्राम जिस पर नीलम नव आच्छादन, निरूपण हिमांत से एक नित्य शांत, निज शोभा से हरता जनमन। बच्चों, इसमें भी हम संदर्भ में पाठ का नाम ग्रामश्री, कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत और प्रसंग के अंतर्गत ग्रामीण सौंदर्य का वर्णन लिखेंगे। उक्त पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से रहेगा बच्चों। ग्रामीण सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हरियाली पर धूप पड़ती है तो लगता है कि वह हंस रही है। सर्दी की धूप चमक उठी है, लगता है कि धूप और हरियाली अलसाकर सो गए हैं। ओस से रात भीग चुकी है, तारों की चमक फीकी पड़ने से लगता है कि वे सपनों में खो गए हैं। सुंदर गांव पन्ना नामक रत्न से खुले डिब्बे सा लग रहा है। कैसे लग रहा है? जैसे कि पन्ना नामक रत्न का डिब्बा खुल गया हो, उस प्रकार से लग रहा है। उस पर नीला आकाश छाया हुआ है, जो नीलम के आवरण जैसा लग रहा है कि नीलम का आवरण छाया हुआ हो। सर्दी की समाप्ति पर अद्भुत शांति छाई हुई है। ऐसा सुंदर गांव अपनी सुंदरता से लोगों का मन अपनी ओर खींच रहा है। तो बच्चों, ये संपूर्ण ग्रामश्री कविता का भावार्थ था, जो कि आपको समझाया गया है। इसका भावार्थ आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर याद कर सकते हैं। अब हम कुछ भावार्थ में कठिन शब्द जो आपको लगते हैं या शब्दार्थ हैं, उनका अर्थ समझ लेते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सनई, सनई का अर्थ एक पौधा जिसकी छाल से रेशे से रस्सी बनाई जाती है। किंकणी का मतलब करधनी, व्रत मतलब डंठल,
मुकुलित का अर्थ है अधकिला। अवली एक छोटा आंवला जिसे अवली कहा जाता है। सरपत घास पात या तिनके। सुरखाव एक चक्रवाक पक्षी का नाम सुरखाव है। हिम आतप का मतलब सर्दी की धूप। मरकत से अर्थ बताया गया है यहाँ पे पन्ना नामक रत्न। और हरना मतलब आकर्षित करना। इन शब्दार्थों को भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और उनका अर्थ याद करेंगे। अब कुछ प्रश्नाभ्यास हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है बच्चों। इनको आपको ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? जिसका उत्तर है बच्चों, कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव का प्राकृतिक वातावरण बेहद मनोरम और सौंदर्य से भरा पूरा है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई है तथा गांव का अद्भुत नजारा सबके मन को छू रहा है। दूसरा प्रश्न है जो आपके पटल पर दिखाई दे रहा है वह इस प्रकार से है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? तो जिसका उत्तर है कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? जिसका उत्तर है बच्चों, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला इसलिए कहा गया है क्योंकि मरकट एक प्रकार का रत्न होता है जिसका प्रसिद्ध नाम पन्ना है। वह रत्न हरे रंग का होता है। कवि ने मरकट के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की है। जिस प्रकार मरकट चमकता हुआ हरा भरा सा दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार धरती भी सूर्य के प्रकाश के कारण चमकती हुई हरी भरी दिखाई दे रही है। आइए बच्चों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? जिसका उत्तर है बच्चों, अरहर और सनई की फसलें या खेत कवि को सोने जैसे प्रतीत हो रहे हैं तथा धरती को शोभा प्रदान कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। जो पटल पर पंक्ति दिखाई दे रही है उसका आपको भाव लिखना है। इनका भाव भी हम समझा रहे हैं, समझिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, इनका भाव होगा बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गंगा तट के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं कि गंगा किनारे जो विभिन्न रंगों में सन्निहित रेत का भंडार है, उस रेत के टेढ़े मेढ़े दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई बालू रूपी सांप पड़ा हुआ है। अगली पंक्ति है, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। इस पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार से होगा, हरियाली पर सर्दी की सूरज की धूप पड़ने से लगता है कि वह हंस रही है। सूरज की धूप भी नर्म और कोमल है, लगता है कि धूप और हरियाली दोनों ही अलसाए हुए सो गए हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है बच्चों, जो पटल पर आपको कुछ पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, उक्त पंक्तियों में निहित आपको अलंकार बताना है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। इन पंक्तियों में निहित अलंकार कौन सा है? तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार है। कहाँ पे? ह और र वर्ण की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। हरे हरे पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ हरे हरे शब्द प्रयोग हुआ है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हरित रुधिर हरे रंग का रक्त, इसमें विरोधाभास अलंकार है। अगला तिनकों के तन पर रूपक और मानवीकरण अलंकार है। तिनकों के तन पर, इन पंक्ति में रूपक और मानवीकरण अलंकार है। अगला और अंतिम प्रश्न है बच्चों, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? जिसका उत्तर होगा, कविता में गंगा के किनारे
फैले विस्तृत मैदानों के किसी भी गांव का ये वर्णन हो सकता है। तो बच्चों, आज जो पाठ हमने पढ़ा वह था ग्रामश्री, जिसके कवि थे सुमित्रानंदन पंत जी। इस कविता में या इस काव्य पाठ में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का। तो आपको ये अवश्य पसंद आया होगा और इसका अभ्यास आप अभ्यास पुस्तिका में लिखकर और याद करके करेंगे। धन्यवाद।